Hello dear student, good morning. I welcome all of you in my class. Today we will learn about the new topic, direct and indirect narration. How can we change direct speech into indirect speech? Before this, first we know what is direct speech and what is indirect speech. So let us start the video. Look here. Direct speech. In direct speech, the original words of person are narrated and enclosed in quotation mark. That is called direct speech. मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच मीन्स प्रत्यक्ष कथन। जब किसी व्यक्ति के कहे हुए वास्तविक शब्द को एक डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर दिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो डायरेक्ट स्पीच होता है। और इसे हम दो भागों में बांटते हैं। देखो जैसा एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, ही सेड माय फादर इज अ गुड मैन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसका जो है ये एक स्पीकर है। स्पीकर जो है उसका ये स्टेटमेंट है ना, ये स्पीकर है और ये उसका स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट की उसके ओरिजिनल स्टेटमेंट को डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज किया गया है। तो इस तरह से अगर कहीं पे आपको मिलता है तो ये होगा आपका आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये हमारा क्या कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं ना। डायरेक्ट स्पीच हैज बीन डिवाइडेड इनटू two part. First part is reporting verb and second part is reported speech. Reporting verb, what is the reporting verb? The verb part of sentence before the statement of a person in a sentence is called the reporting verb. Means क्या हुआ कि स्टेटमेंट के पहले जो स्पीकर होता है, स्पीकर की जो बोलता है उस सेंटेंस में उसके कथन के पहले जो वर्ब का भाग होता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, जो सिंगल कामा के पहले होता है। और उस स्पीकर का कहा हुआ जो स्टेटमेंट होता है उसके द्वारा जो बोला जाता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे He said, I am going to school। अब देखिए ये जो है सिंगल कामा है। सिंगल के कामा के पहले ये क्या है, said वर्ब है। यहाँ पे says भी हो सकता है, will say भी हो सकता है, say मतलब is saying भी हो सकता है, किसी टेंस में भी ये हो सकता है। तो ये क्या होता है, इतना जो सिंगल कामा के पहले आता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही हम जो है रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन और टेंस को बदलते हैं। तो इसलिए ये एकदम से कंपल्सरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहले आप ये पहचानना सीखिए कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है डायरेक्ट स्पीच में सिंगल कामा के पहले जो भाग है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। दूसरा भाग है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच द सेकेंड पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ये जो है दूसरा भाग होता है, डायरेक्ट स्पीच का दूसरा भाग होता है, इन विच समथिंग हैज बीन टोल्ड बाय अ पर्सन। मैंने बताया कि जिसमें जो है एक व्यक्ति के कहे हुए कथन होते हैं ना, विच इज इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स, जो डबल इन्वर्टेड कामा में जो कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी कामा, या ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया सिंगल कामा के पहले। और यहाँ पे देखिए ये डबल इन्वर्टेड कामा है, दोनों तरफ से यू आर फुलिश, ये स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है, इस स्पीकर का स्टेटमेंट है। ये जो ही है इस स्पीकर का स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को डबल इन्वर्टेड कामा में, डबल मतलब कोटेशन मार्क्स में
जो है क्लोज किया गया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो है डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हुए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इसका हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो वाक्य जो है डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, और जो सिंगल कामा के पहले वाक्य होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। तो I hope that you will have understood it. Second part, indirect speech. Indirect speech means अप्रत्यक्ष कथन। मतलब जब हम डायरेक्ट स्पीच में किसी कहे हुए व्यक्ति के वास्तविक शब्दों को उसके टेंस के अनुसार और पर्सन के अनुसार बदल देते हैं, तो वही क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। देखिए, while indirect speech some changes are made in original words। मैंने बताया आपको कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो वास्तविक शब्द होते हैं उसमें क्या है, कुछ न कुछ परिवर्तन किए जाते हैं ना, और बिकॉज दीज वर्ड हैज बीन अटर्ड इन द पास्ट। मतलब वो सारे शब्द पास्ट में कहे होते हैं, इसलिए उसमें हमें परिवर्तन करना होता है, और उसे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है कि उस वाक्य के अनुसार हमें उसमें टेंस का परिवर्तन करना होता है और पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन करना होता है। उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, Ram said to her, "You are a good girl." अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। डायरेक्ट स्पीच क्यों हो गया, हमने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच में जो स्टेटमेंट होगा वो कोटेशन मार्क में इनक्लोज्ड होगा, और सिंगल कामा के पहले एक वाक्य होगा जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, और ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसको हम चेंज करते हैं, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, राम टोल्ड दैट, कंजंक्शन आ जाएगा। फिर यू जो है ये सेकेंड पर्सन है, तो किसके अनुसार बदलेगा, हर के अनुसार। रूल के अनुसार ऐसा है कि सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब्स ऑब्जेक्ट। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हर है। तो ये जो है इसके अनुसार बदल जाएगा। तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और यू जो है यहाँ सब्जेक्टिव केस में है। तो यू को यहाँ से रिमूव करेंगे और उसके स्थान पे हर को ले जाएंगे। तो हर का जो है सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पे देखो इज आर एम है, तो इज आर एम चेंज हो जाएगा वाज और वर्ब में। तो सी वॉज अ गुड गर्ल। अब ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब इस इनडायरेक्ट स्पीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी कोटेशन मार्क नहीं है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट स्पीच के जो ओरिजिनल वर्ड थे, जो टेंस थे, जो पर्सन था, उसको हमने रूल के अनुसार चेंज कर दिया। तो जब इस तरह के चेंज होते हैं तो उन्हीं को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ओके, सी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ने के लिए हमें 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने होंगे। पहला सेंटेंस है असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा है ऑब्जेक्टिव। तो सबका हम एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लिखता हूँ। पहले हम असर्टिव सेंटेंस का देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का क्या एग्जाम्पल है। असर्टिव सेंटेंस में देखो ऐसा, he said to me। You are reading a बुक। अब इसको आप समझ सकते हैं कि यू आर रीडिंग अ बुक, ये क्या है, अफर्मेटिव। जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था
तो उसमें अगर WH वर्ड नहीं है या इस तरह के WH वर्ड फैमिली नहीं है तो अफर्मेटिव वाक्य होगा। तो ये क्या हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। ये सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसी को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाक्य हमारा असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है। तो पहले आप ये समझने का प्रयास करिए कि ये असर्टिव है। क्यों असर्टिव? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा, ही सेड माई फादर सेड कम you see do not cook food। अब देखो यहाँ my father said she does not cook food ना, do नहीं लगेगा यहाँ पे does लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। she does not cook food, does not cook food। अब ये देखो नॉट आया तो निगेटिव और अफर्मेटिव ये दोनों तरह के वाक्य किसमें आएंगे? असर्टिव सेंटेंस में। इतना ध्यान रखना कि मतलब जो निगेटिव सेंटेंस होगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वो किसका भाग होगा? असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है। दूसरा देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो तरह के वाक्य होते हैं। देखो, माई मदर सेड डिड यू kill this bird? Did you kill this bird? देखो, my mother said, did you kill this bird? ना, मतलब मेरी माँ ने कहा, मुझसे कहा, क्या तुमने इस पक्षी को मारा? तो ये क्या हो गया आपका? यस और नो टाइप का। यस और नो टाइप का कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य जो है किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी। अगर किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है तो इतना आप जान लीजिए कि वो वाक्य आपका कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल होता है यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि he said what are you doing here? ना, देखो What are you doing here? ये क्या है? इन्वर्टेड कामा में दोनों तरफ से क्लोज होगा और ये आपका सिंगल कामा है। पहले जो वाक्य है वो आपका क्या होगा? इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और ये जो डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे देखिए ये WH वर्ड है तो WH वर्ड से शुरू होगा या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा ना, कोई बात। जो रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग होता है अगर वो रिपोर्टेड स्पीच का भाग किसी हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से शुरू होता है तो वो कौन सा वाक्य होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में 5 तरह के वाक्य होते हैं। पांचों वाक्य आपको बताता हूं। पहला, जैसे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, जैसे माई ब्रदर सेड,
इन्वर्टेड कामा ओपन द डोर। अब यहाँ पे देखो ओपन द डोर, डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज रहेगा दोनों तरफ से। तो यहाँ ओपन क्या है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से वाक्य शुरू है। तो ये क्या हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस ना। तो इंपरेटिव का जो पहला प्रकार का वाक्य होता है वो मेन वर्ब से शुरू होता है। दूसरा जो वाक्य होता है, दूसरा वाक्य देखो इस तरह से होगा, ही सेड कामा डोंट सिट हियर। तो यहां पे देखिए आप डबल इन्वर्टेड कामा, ये क्या हो गया आपका डोंट से शुरू होने वाले वाक्य, जो डोंट से शुरू होता है ना, तो वो भी क्या होता है इंपरेटिव का वाक्य होता है। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा अगर आप देखें जो तीसरा वाक्य होगा वो भी इससे प्लीज सर काइंडली से शुरू होता है। जैसे शी सेड कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज हेल्प मी। अब ये वाक्य हुआ प्लीज हेल्प मी, या काइंडली गिव मी सम फूड, या सर मार्क मी प्रेजेंट। तो ये ऐसा जो वाक्य होता है वो क्या होगा आपका इंपरेटिव वाक्य होगा। ये प्लीज जो है ये अंत में भी लग सकता है या वाक्य के प्रारंभ में भी, बिगनिंग में भी यूज किया जा सकता है। तो ये इंपरेटिव वाक्य हुआ। दूसरा देखो, फिर दूसरा लिखते हैं माई फ्रेंड सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी गो होम ना। अब ये है लेट से शुरू है कि माई फ्रेंड सेड टू मी, या सेड माई फ्रेंड सेड लेट मी गो होम ना, कि मेरे मित्र ने कहा कि मुझे घर जाने दो। तो ये क्या हो गया लेट से शुरू है, तो लेट से शुरू है तो ये इंपरेटिव का वाक्य हुआ। पांचवा देखते हैं, पांचवा है ही सेड कामा let us play क्रिकेट ना। इसको लेट्स भी पढ़ते हैं, लेटस भी पढ़ते हैं ना। ही सेड लेट अस प्ले क्रिकेट, मतलब यहाँ पे क्या है कि वो जो है एक तरह से प्रपोज कर रहे हैं कि आओ जो है क्रिकेट खेले। तो ये जो है इंपरेटिव में ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो पहले आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि वाक्य के अनुसार ही हमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने होते हैं, उसके अनुसार रूल होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस, किस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसे हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है, 5 स्ट्रक्चर 5 तरह के होते हैं। और वर्ब से शुरू होगा, डोंट से शुरू होगा, प्लीज सर काइंडली से शुरू होगा, लेट से शुरू होगा या लेटस से शुरू होगा। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। पांचवा है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में भी देखो ही सेड alas my father has died ना। ये हो गया he said alas my father has died। अब ये इसमें क्या है देखिए, ये मार्क है,
ये जो मार्क दिया हुआ है एक्सक्लेमेशन का, मतलब अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ऐसा मार्क स्टार्टिंग में या लास्ट में रहेगा। तो एलास है तो ये क्या हो गया आपका एलास, ब्राउ, रे, ओ, व्हाट, हाउ, इस तरह के वाक्य ऐसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टेड स्पीच इन सारे शब्दों से शुरू है तो आपका क्या होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। दूसरा वाक्य देखते हैं, दूसरा इसका एक वाक्य और देख लीजिए। सी सेड, अब देखो मैंने बताया आपको व्हाट या हाउ से शुरू होता है, व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज, लास्ट में क्या होगा एक्सक्लेमेशन का मार्क लगेगा। देखो से व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज, तो ये क्या हो गया आपका, ये दोनों वाक्य जो हमने लिखा है इसमें ये आप ध्यान रखिएगा, ये निशान जो होता है ये आपको बताता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये दोनों वाक्य हमने जो लिखा है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसी से हम पहचानते हैं। और इसके अनुसार ही जब तक हमें ये हम नहीं पहचान पाएंगे कि जो वाक्य हमें दिया गया, जो सेंटेंस हमें इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए दिया गया है वो किस प्रकार का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है कि असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, तब तक हम उसको अच्छी तरह से इनडायरेक्ट में नहीं चेंज कर सकते। क्योंकि सभी सेंटेंस का जो रूल्स है, सभी सेंटेंस का अलग अलग रूल है, उस सेंटेंस के अनुसार रूल है। तो हम सेड को कभी टोल्ड बदलते हैं, कभी रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, कभी ऑर्डर में बदलते हैं, कभी फॉरवर्ड में बदलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा वाक्य किस तरह का है। तो वाक्य पहचानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सारे वाक्य आपको बता रहा हूँ। पांचवा वाक्य है जो लास्ट है, इसमें देखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, यहाँ ही सेड, he said, may you live long ना। तो ये हो गया आपका he said may you live long। यहाँ पे एक तरह से देखिए, एक तरह से इच्छा जाहिर की जा रही है, किसी को प्रे किया जा रहा है कि आप ज्यादा दिन तक जिए। तो ये ऐसा वाक्य जो होगा उसमें ये हेल्पिंग वर्ब रहती है अधिकतर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है में मॉडल ऑक्सिलरी है, तो ये आपका क्या होगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा। दूसरा एक वाक्य और इसमें होता है, देखो द हर्मिट सेड, द हर्मिट सेड comma inverted comma may you all go to hell। ठीक ना। The hermit said may you all go to hell। अब दोनों वाक्य देखो, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, विश किया जा रहा है, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ट्रस्ट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे हर्मिट मतलब जो पुजारी है जो है वो बोल रहा है कि तुम सभी नरक में जाओ ना। तो ये क्या है, एक तरह से क्रस्ट है, और ये क्या है, एक तरह से विश है, आशीर्वाद है। तो इस तरह से ये आपके पांचों वाक्य को हमने बताया, उसका एग्जाम्पल बताया, और इसे आप अच्छी तरह से देखिए। एंड आई होप दैट यू विल हैव अंडरस्टूड इट। इफ यू एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी ऑन फ्राइडे, वी सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। In the next video we will learn how to change direct speech into indirect speech
with the rules. I finished my video here. Thank you. Good morning.